नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों से कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए। बरी होते ही केजरीवाल का एक नया और आक्रामक रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा प्रहार किया। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या वाकई केजरीवाल पाक साफ थे और उन्हें फंसाया गया, या फिर जांच एजेंसियों की ढिलाई और सबूतों के अभाव का फायदा उठाकर वो बच निकले? क्या एजेंसियां कोर्ट में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही, या अभी भी कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। इनसे हम बात करेंगे कि केजरीवाल के साथ आखिर क्या हुआ है और इस पूरे केस में क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दिल्ली जैसे स्टेट में इतना बड़ा स्कैम हो और केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री की उस पर नजर ना हो, मींस उनकी जानकारी के अभाव में ये केस हो जाए, ऐसा क्या मुमकिन है? देखिए, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें तो ये साफ तौर से कह दिया गया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सीबीआई कोर्ट में साबित नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित बाकी जो 22 लोग हैं उन सबको आरोप मुक्त किया है। यानी बरी एक अलग शब्द है, यहां आरोप मुक्त कहना जायज होगा। दूसरा ये कि क्या ये स्कैम हुआ भी था या नहीं। आप ये देखिए कि जो लिकर पॉलिसी लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, और जब उनके खिलाफ ये केस हुआ, सीबीआई की जांच शुरू हुई, यदि सब कुछ सही था तो फिर तत्कालीन सरकार ने अपनी इतनी अच्छी पॉलिसी को रोल बैक क्यों किया? सवाल यह भी एक अहम होना चाहिए, और ये आगे सवाल उठाए भी जाएंगे। दूसरा ये कि सीबीआई शुरू से ही ये कह रहा था, या जो उनके अधिकारी थे वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि जो सबूत हैं उनको मिटाया गया है। उसमें मोबाइल फोन जो हैं उनकी बात भी बीच बीच में आती रही, सिम कार्ड्स बहुत सारे यूज इसमें किए गए हैं, उन सबका कैसे कैसे क्या मैनेज किया गया था, क्यों इतने सारे सिम कार्ड और मोबाइल लिए गए, ये सारे सवाल अभी जिंदा हैं, और शायद इनके लिए ही अभी सीबीआई ने भी फैसला लिया है कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी कह रही हैं कि जो ये अभी फैसला है या जो उनको राहत मिली है, ये एक कोर्ट से मिली है। यानी उनकी जो ईमानदारी है, जिस कट्टर ईमानदारी के बलबूते वो सियासत में आए थे, उसकी बात करते थे, वो अभी साबित नहीं हुई है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट या फिर और ऊपर कोर्ट में भी इसके बाद सुनवाई होंगी। दूसरा ये एक लगातार सवाल ये उठ रहे हैं जब से इस पूरे मामले में ये सभी आरोपी आरोप मुक्त हुए हैं, कि हाई कोर्ट में भी ये मामला था। हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई भी सियासी साजिश के तहत चलते हुए ये कार्रवाई नहीं हुई है। ये हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त भी कहा गया था, और जमानत देने से जब इनकार किया गया था अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट में, तो उसमें सारी चीजें ये सब कही गई थी। उस वक्त आप जो सियासी दल थे बीजेपी से अलग भी, चाहे कांग्रेस की भी बात करें, वो भी सब यही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है। और इसमें एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो सारा अभी हुआ है, जब कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है, इसके बाद आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए नेता की तरह हो गए हैं। जो ये केस है जिस पर ये पूरी सुनवाई हो रही थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब जेल गए थे। ये केस जो है सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया था। अनिल चौधरी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। लेकिन अभी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल कहीं कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मोदी और बीजेपी ने सियासी बदला लेने के लिए उनके ऊपर ये सारे केस, झूठे केस किए थे। तो आप देखिए कि केस किया था कांग्रेस ने, लेकिन अगर वो कांग्रेस के लिए कहेंगे तो फिर जो उनका नैरेटिव है वो उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ये देखिए कि
जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी आज उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, ये आप मानेंगे। जो पीएम मोदी हैं उनको आप देखिए कि वो छोटे से छोटी किसी चीज को बहुत बड़ा कर देते हैं, यानी पॉलिटिकल इवेंट बना देते हैं। कहीं भावुक होना है तो वो बहुत ज्यादा भावुक होकर भी दिखा देते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को मोदी की फोटोकॉपी समझिए, और मोदी की फोटोकॉपी मोदी को ही टक्कर देने के लिए चली है, यह भूलकर कि वो ओरिजिनल हैं और तुम कॉपी हो। आप देखिए कि जिस तरह से पहले भी जब जमानत पे भी छुपते थे तो किस तरह का भव्य स्वागत हुआ करता था अरविंद केजरीवाल या उनके जो दूसरे नेता जेल से छूटकर जब आते थे, वैसा ही कल भी देखने को मिला। किस तरह का जो रोड शो है वो किया गया है, और कई बार वो रोए भी हैं मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल। यानी जनता से आप कनेक्ट कैसे होंगे जब आप भावुक होंगे? तो हर आदमी ये सोचने को मजबूर होता है कि वास्तव में कहीं सियासी दाव पेचों के चलते तो इन्हें नहीं फंसाया गया था, आदमी ईमानदार था। और आज बहुत से लोग ये चीज सोच भी रहे हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने आते ही ये बयान दिया कि जब ये फैसला आ गया तो उन्होंने कहा कि मोदी मुझे किसी और तरह से नहीं हरा सकते हैं या हटा सकते हैं, अब सिर्फ उनके पास एक ही विकल्प है कि मेरा कत्ल करा दे। और आप देखिए कि अभी पंजाब और गुजरात में चुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस का जो सबसे पहला रिएक्शन आया था जब ये सब आरोप मुक्त हुए हैं कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है ये इच्छाधारी नाग की तरह काम करती है, इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और कई बार पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत करने का ये बात दोहरा भी चुके हैं। तो अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर करने के लिए पंजाब और गुजरात के चुनाव से ठीक पहले नहला धुलाकर केजरीवाल को उनके खिलाफ तैयार किया गया है। तो आप देखिए सियासत हर तरफ हो रही है। कांग्रेस के कई नेता भी आज भी कह रहे हैं कि ये जो है विपक्षियों को कमजोर करने के लिए ये सारी साजिश की गई थी, जबकि सच ये है कि कांग्रेस ने ही इस पूरी आबकारी नीति के खिलाफ केस किया था और उसी के बाद ये सब जांच हुई थी। इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे भी आपने बोला कि केजरीवाल को बरी जो किया गया है, फिर केस मुक्त जो किया गया है, वो इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना है। ऐसी यानी कि बातें बहुत समय से उठती आ रही हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। दिल्ली में भी हमने देखा कि इतने लंबे समय से कांग्रेस की वहां सरकार थी और बीजेपी वहां आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने केजरीवाल का इस्तेमाल किया। ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। आप मानते हैं कि इन अफवाहों में कुछ दम है या फिर ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं? देखिए कई बार ये हो सकता है, जैसे कि ओवैसी के लिए भी ये बोला जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और जहां बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई देती है वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ओवैसी लड़ते हैं। ऐसा गुजरात में भी जो ये चुनाव हुआ था, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वहां ओवैसी गए, कमाल हुआ और बीजेपी जीत गई। तो ये जो आरोप लगते हैं ये किसी हद तक हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यदि कांग्रेस के खिलाफ थे तो बीजेपी को भी तो उन्होंने सत्ता से बाहर रखा था। तो यदि बी टीम होती तो वो सिर्फ कांग्रेस के नुकसान के लिए होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए अगर हम अरविंद केजरीवाल का नफा नुकसान बीजेपी के लिए देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है कहीं भी, बल्कि ही उन्हें फायदा ही ज्यादा इसका होता है। आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व बीजेपी का नहीं है, लेकिन गुजरात में वही आम आदमी पार्टी चुनौती बनती हुई जा रही है बीजेपी के लिए। गोवा में भी वही स्थिति है बीजेपी के लिए। अब कांग्रेस उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना कि आम आदमी पार्टी है। लेकिन अब आप ये देखिए कि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो न्यायपालिका पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यदि कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव से ठीक पहले नहला धुला कर तैयार कर दिया है हमारे खिलाफ, तो आप बीजेपी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। दूसरा एक सबसे अहम चीज जो इसमें है, आज केजरीवाल ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, उनकी जो एक कट्टर ईमानदार की छवि थी उसे धूमिल करने के लिए।
लेकिन ये केजरीवाल को भी सोचना होगा, वक्त सबका न्याय करता है। आप जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट जब चलाया हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चलाया हुआ था, उसमें जो जो आरोप कांग्रेस पर, चाहे केंद्र सरकार पर लगाए गए या फिर दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, उन पर जो आरोप लगाए गए थे, और जनता के अंदर यह नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। उसका फायदा किसको हुआ? इनको हुआ। लेकिन जब दिल्ली में आप सरकार में आए और यदि शीला दीक्षित भ्रष्ट थी तो आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों आप वो साबित नहीं कर पाए? अब वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है, यानी जो इन्होंने उस वक्त कांग्रेस के साथ किया वो अब इनके साथ हो रहा है। बड़े बड़े स्कैम उस वक्त उछाले गए थे, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, ये दुनिया भर के ये सब, और देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था उस वक्त, चाहे अन्ना हजारे साथ में थे, अरविंद केजरीवाल की, देश के अंदर एक आजादी की दूसरी लड़ाई देश के अंदर हो रही है, और जितने भी लोग रामलीला मैदान दिल्ली में जाते थे सबको लगता था कि वो क्रांतिकारी हैं। इस तरह का माहौल बना दिया गया था, लेकिन बाद में हुआ क्या? कोई भी आरोप साबित नहीं हुए थे, और वैसा ही अब हो रहा है। यानी यदि अभी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव देखें तो इस छवि के चलते ही उनका नुकसान हुआ कि कहां आप कट्टर ईमानदार बन रहे थे और कहां आप इतने बड़े बड़े स्कैम में फंसे हुए। अभी जैसे ये बरी हुए हैं या फिर आरोप मुक्त, मैं दोबारा वही कहूँगा, आरोप मुक्त हुए हैं, तो एक तरफ ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने सिर्फ इनके ऊपर, यानी कि साजिश रची हो कि इन्हें सत्ता से हटाने के लिए इनके ऊपर ये हम स्कैम लगा देते हैं, स्कैम का आरोप कर देते हैं, और जो जनता है उसके मन में भी हम ये सब बैठा देंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और हम दिल्ली को फतेह कर लेंगे, में जीत लेंगे। इसका सीधा फायदा होना हुआ अभी इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई इतने लंबे समय बाद। सवाल मेरा ये है कि जैसे ही जनता की, तो चलिए छोड़िए, जनता ने देखा कि उनके ऊपर स्कैम का आरोप लगा है, उन्होंने इस बात को मान लिया, क्या इनके अपने खुद के विधायकों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था? क्योंकि मैं बात करूं स्वाति मालीवाल की, वो इनके लगातार अंगिष्ट नजर आई, और दूसरा अभी राघव चड्ढा को भी आप देख रहे हैं, उनके भी यानी कि सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या इनकी खुद की पार्टी भी इन पर यकीन नहीं कर पा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, और जिस तरह की सफलता उन्हें मिली थी, 29% वोट इनको मिली थी, और उसमें 28 सीटें ये जीत कर आए थे, और पहली बार कोई पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली थी। तो आप देखिए कि जिस तरह का माहौल देश के अंदर हुआ था, और वो जो सरकार थी कांग्रेस के साथ गठबंधन में 49 दिन वो सरकार चली थी, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा खुद ही दे दिया था। कांग्रेस ने इनसे समर्थन वापस नहीं लिया था, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। उस टाइम भी जो 28 एमएलए जीतकर आए थे, उनमें ही बहुत सारे बागी हो गए थे। चाहे विनोद कुमार बिन्नी की बात करें, उन्होंने तो बहुत तगड़ा बखेड़ा किया था, और बहुत सारे एमएलए थे, और उस वक्त ये भी चर्चा हो रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको तोड़कर बीजेपी सरकार बना सकती है। खैर, इन सब के चलते हुए 49 दिन की सरकार में इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। फिर 2015 में फरवरी में चुनाव होते हैं, और जिस तारीख को इस्तीफा दिया था 14 फरवरी को, 2015 में 14 फरवरी को ही फिर शपथ अरविंद केजरीवाल लेते हैं। लेकिन लगातार जो उनके संगी साथी, मैं विधायकों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके दूसरे बड़े नेता थे, आज आप देखिए कि जो पूरे मूवमेंट में जो संस्थापक सदस्य थे वो आज कहां हैं। चाहे प्रशांत भूषण की बात करें, उनके फादर भी थे, वो सब छोड़कर चले गए। उसी तरह से योगेंद्र यादव बहुत बड़ा चेहरा थे, कुमार विश्वास हैं, जो कंधे से कंधे लगाकर चलते थे, आज सब पीछे छूट गए हैं, और सब अरविंद केजरीवाल के एटीट्यूड पर सवाल उठाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। कोई पूरी तरह से संपूर्ण कोई इंसान नहीं होता है, बहुत सारी कमियां अरविंद केजरीवाल में भी रही होंगी, और जिस कट्टर छवि के साथ वो पहले सियासत में आए और फिर सत्ता में, सबसे ज्यादा घात विपक्ष ने उसी पर किया, और उसमें वो साबित मतलब सफल हुए, और जब सफल हुए तो आज बीजेपी सत्ता में है। एक
सवाल मेरा आपसे ये है कि ये केजरीवाल बरी हो गए हैं और हाल ही में इसमें यूपी में इलेक्शन भी हैं 27 में, तो क्या इनके छूटने का यूपी इलेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा, मीन्स बीजेपी पर कोई इसका असर पड़ेगा? देखिए 27 तक फोकस तो अभी आम आदमी पार्टी का भी नहीं है। 27 से पहले ही यदि आम आदमी पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों की बात करें तो गोवा में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है और गुजरात में चुनाव होना है। साउथ में तमिलनाडु में है, वो अलग है, वहां उतना इनका प्रभाव नहीं है। लेकिन ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां अब अरविंद केजरीवाल, हाँ एक बात और, अरविंद केजरीवाल हाशिए पर चले गए थे दिल्ली से। जो उनकी करारी हार हुई थी, वो खुद भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, बहुत सारे उनके जो संगी साथी विधायक थे सब चुनाव हार गए। लेकिन अब आप ये समझिए कि रीलॉन्चिंग इस केस के बाद जब ये डिसीजन आया है कोर्ट का, तो अब रीलॉन्चिंग अरविंद केजरीवाल की और मजबूत तरीके से होगी। अरविंद केजरीवाल लग रहे थे कि कहीं वनवास में चले गए हैं। दिल्ली में बिल्कुल वो कहीं दिखाई और सुनाई नहीं दे रहे थे। लोग उन्हें खोज रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहां चले गए। वो पूरी तरह से पंजाब और गुजरात पर फोकस कर रहे थे। लेकिन अब इस डिसीजन का ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर फर्क पड़ेगा, बल्कि अरविंद केजरीवाल जो खुद सियासी हाशिए पर चले गए थे, वो भी फ्रंट फुट पर आकर अब सियासत करते हुए दिखाई देंगे। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे और एक जनता की राय के नाते भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए दिल्ली में आज इलेक्शन होते हैं तो क्या केजरीवाल दोबारा वापस यानी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर आज भी बीजेपी लोगों की चॉइस बनी रहेगी? देखिए अभी हम एक इस तरह के कोर्ट के डिसीजन के बाद ये हम नहीं कह सकते। हालांकि अरविंद केजरीवाल जरूर दावा कर रहे हैं कि यदि आज बीजेपी चुनाव कराती है दिल्ली में तो 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी की जो सरकार है उसे 1 साल हुआ है और इतना एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब इस तरह की बातें विपक्ष का कोई नेता करता है, वो भी वो नेता जो 1 साल पहले तक खुद उस पोस्ट पे था या उनकी पार्टी सरकार में थी, तो जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता के दिमाग में ये चोट करने के लिए कि देखो मुझे जबरदस्ती इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक ईमानदार आदमी का शोषण हुआ, ना सिर्फ उसे जेल में रखा गया बल्कि साजिश के तहत दिल्ली का चुनाव भी हराया गया। तो इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी बुरी स्थिति बीजेपी की होगी जितना केजरीवाल कह रहे हैं। यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा बूस्टअप कर सकती है, क्योंकि अब वो एक नए नैरेटिव के साथ जनता के बीच में जा सकती है। अभी आपने पंजाब और गोवा के चुनावों के बारे में बात की। आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, या फिर ये किसी पार्टी के साथ मिलकर उसकी सरकार बनाने में मदद कर सकती है? इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इनके केजरीवाल के छूटने का? देखिए पंजाब में तो दोबारा फतेह के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसमें पूरा भुनाने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को किस किस तरह से फंसाया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, तो पंजाब में वो फिर से आने की कोशिश करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वहां उनकी धुर विरोधी है। दूसरी तरफ गुजरात में हम यदि बात करें तो जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, और अभी एक बाई इलेक्शन भी हुआ था, उसमें भी आम आदमी पार्टी जीतकर आई थी। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरी तरह से अब मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आएगी। और देखिए जनता पर बहुत फर्क पड़ता है जब एक ईमानदार छवि के इंसान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जनता का दिल भी टूटता है। आप देखिए दिल्ली उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहते थे, लेकिन उनके ऊपर न सिर्फ शराब घोटाले के आरोप लगाए गए, जल बोर्ड के भी आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। और यदि और उसकी बात करें तो जो उनका घर बना हुआ था जिसे शीश महल बीजेपी कहती है, उसको भी तोड़कर उसमें जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, सरकारी खर्चा उसमें किया गया, इन सब को लेकर उनकी छवि
खराब हुई थी और वो लोगों के दिमाग में भी हुआ कि कहां आप सरकारी मकान तक का बहिष्कार कर रहे थे और कहां आप इतना तगड़ा आलीशान मकान बनाते हैं। आप कहां तो गाड़ियों की भी वकालत नहीं करते थे कि गाड़ी मिले, फिर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, काफिलों के साथ चलते हैं। कहां तो आप कहते थे कि कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए, एक आम इंसान की तरह मंत्री मुख्यमंत्री को रहना चाहिए। उसको सबको उन्होंने झूठा साबित किया, तो उसका नुकसान भी उनको हुआ था। लेकिन अब वो ये बूस्टर डोज का काम, ये डिसीजन उनके लिए करेगा, क्योंकि वो ईमानदार छवि के साथ आए थे और कोर्ट का ठप्पा भी उसके ऊपर अब लग चुका है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटे जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया। कानून ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन जनता की अदालत में बहस अभी जारी है। क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की हार है या एक राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश, यह तय करना अब आपके हाथ में है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि केजरीवाल वाकई ईमानदार हैं या सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से वो बरी हो गए हैं। जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।